हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसे एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि महाराज जिन ही जियोंग को किस कर लेते हैं, तो अगली सुबह जियोंग शाही रसोई में होती है और मछली को मार मार कर उसका चूरा बना देती है। सभी जियोंग को ऐसे देख कर डरने लगते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ है आपको। जियोंग साथ साथ मछली का चूरा बनाती है और साथ ही कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं उस कमीने को। फिर हमें बावर्ची मैंग और बावर्ची इनको दिखाया जाता है जो दोनों शाही रसोई में आ रहे होते हैं। बावर्ची मैंग कहते हैं कि लगता है कि कोई किसी को पीट रहा है। बावर्ची इन कहते हैं कि पता नहीं कब शांति मिलेगी, लगता है महाराज ने नाटक नौटंकी वालों को बुला लिया है। तो बावर्ची मैंग कहते हैं कि महल में तनाव का माहौल चल रहा है, नाटक वालों को क्यों बुलाएंगे महाराज। तो बावर्ची इन कहते हैं कि तुम पागल हो क्या तुम्हें ढोल की आवाज नहीं आ रही। और चलो अब जल्दी चलो, हमें शाही रसोई जाकर नाश्ता भी बनाना है, अगर नाश्ता लेट हो गया तो ढोल की जगह हम पिटेंगे। फिर वो दोनों शाही रसोई में जाते हैं और देखते हैं कि ये आवाज़ें कहीं और से नहीं बल्कि जियोंग के मारने से आ रही हैं। बावर्ची इन जियोंग से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो जियोंग रुकती है और उन्हें पीछे देखती है। जियोंग को इस तरह से देखकर वो दोनों भी डर जाते हैं। जियोंग कहती है कि आ गए तुम दोनों। बावर्ची इन खिलगिम से पूछते हैं कि क्या हुआ है इसे। तो वो कहती है कि पता नहीं, कल रात से ये बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। फिर सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। खिलगिम बस जियोंग के पास रहती है और कहती है कि दीदी क्या हो गया है, आपका चेहरा जो थकन से आधा हो गया है, अब बस भी करें। और आप बताती क्यों नहीं है दीदी कि क्या हुआ है। अब यहाँ पर बस हम दोनों ही हैं, तो आप मुझे जल्दी से बता दें कि क्या हुआ है। फिर जियोंग दोबारा से जोर जोर से मारने लगती है और महाराज की की हुई किस को सोचने लगती है और फिर कहती है कि उस जैसे इंसान के लिए मुझे हैंगओवर सूप बनाना है और इसकी किचन में तो लाल मिर्च पाउडर भी नहीं है। खिलगिम मछली को देखती है और कहती है कि इस बेचारी मछली की तो अब दूसरी बार मौत हो गई। और जियोंग से कहती है कि दीदी आप क्या बना रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जियोंग कहती है कि मैं नशा उतारने वाला शोरबा बना रही थी, लेकिन शायद मैंने मछली के साथ अत्याचार कर दिया। तो खिलगिम कहती है कि वही तो, मुझे तो इसकी हालत देखी नहीं जा रही। फिर जियोंग खिलगिम को अपना बेलन पकड़ाती है और कहती है कि अब मैं अपने हाथों से इस मछली के चिथड़े उड़ाने वाली हूँ। और फिर जियोंग बहुत ही बुरी तरह से मछली का चीर फाड़ कर देती है। फिर हमें महाराज को दिखाया जाता है जिनके पास उनका नाश्ता आता है। जियोंग चुपचाप एक साइड पे खड़ी हो जाती है। महाराज उसे देखते हैं और रात वाली बातें याद करते हैं, लेकिन महाराज को सिर्फ इतना ही याद आता है कि जियोंग उनके पास आई थी और उन्होंने जियोंग से कहा था कि तुम आ गई। फिर जियोंग बैठती है और गुस्से वाला मुंह बनाकर कहती है कि आपने कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए आज बनाया है मैंने सूखी मछली का कौनसों में। फिर जियोंग डिश दिखाती है तो महाराज कहते हैं कि सूखी मछली का कौनसों में। तो जियोंग कहती है कि हाँ, ये एक फ्रेंच डिश है। फिर महाराज अपनी सेवक से चखने को कहते हैं, वो चखती है और महाराज को खाने के लिए कहती है। महाराज जियोंग को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से से मुंह बनाए हुए वहाँ पर बैठी होती है। फिर महाराज उसे टेस्ट करते हैं और महाराज को भी पसंद आता है। तो महाराज जियोंग से कहते हैं कि तुम तो कह रही थी कि ये मछली से बना है, लेकिन मुझे तो इसमें मछली नजर ही नहीं आ रही। तो जियोंग कहती है कि आपको खाने में मसला ना हो, इसलिए मैंने उसका चूरा करके इसमें डाला है, और थोड़ा सा और खाइए ना, शायद आपको कुछ एहसास हो जाए, पर आपको कुछ नहीं होने वाला। महाराज जियोंग को ऐसा देखकर हैरान होते हैं और फिर कहते हैं कि मुखिया राज रसोइया को छोड़कर बाकी सब यहाँ से चले जाएं। सबके जाने के बाद महाराज जियोंग से पूछते हैं कि बताओ क्या कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ था। तो जियोंग हंसती है और कहती है कि मैं खुद ही आपसे पूछने वाली थी कि आपको नहीं पता कि कल रात आपने क्या हरकत की थी। तो महाराज कहते हैं कि वो मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तो जियोंग कहती है कि पी ली थी, तो महाराज कहते हैं कि बुलाने के लिए ही तो पी जाती है, भला मुझे कैसे याद होगा। तो जियोंग कहती है कि अच्छा तो ऐसा है, यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि आपको कुछ भी याद नहीं है कि कल रात को क्या हुआ है। तो महाराज कहते हैं कि तमीज से बात करो, हद से आगे मत बढ़ना, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती हो। तो जियोंग महाराज को उनकी एक्टिंग करके बताती है जब महाराज जियोंग से कह रहे थे कि तुम यहाँ ही रुक जाओ बस थोड़ी देर के लिए। तो बताएं आपको ये याद है या फिर नहीं। तो महाराज का रिएक्शन ऐसे ही होता है जैसे उन्हें कुछ याद नहीं। तो जियोंग कहती है कि मेरे लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको खाना हो गया ना। तो वहाँ से जाने लगती है। तो महाराज उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम मुझे साफ साफ बताओ ना। तो जियोंग कहती है कि महाराज मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देती हूँ, आप मेरे टाइम और मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। तो महाराज कहते हैं कि क्या टापी। तो जियोंग कहती है कि अरे नहीं टाइप, यानी कि आप मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो, मतलब कि एक लड़की को जो लड़के में पसंद होता है आप में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पसंद आए। तो महाराज हंसते हैं और
कहते हैं कि शायद तुम भूल गई हो कि तुम मेरी मुख्य राज्य रसोईया हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो, नादान लड़की। तो जियोंग कहती है कि अच्छा, बिल्कुल सही जा रहे हो। महाराज नहीं कहते हैं तो बताओ फिर किसी और सिलसिले में बात करनी है। तो जियोंग कहती है कि नहीं, इतना ही काफी है। अब मैं सीधा मुद्दे की बात पर आती हूँ। तो महाराज, आज के बाद आप जरा ध्यान रखिएगा कि आप कितना पी रहे हैं। तो महाराज डरते डरते कहते हैं कि ठीक है, मैं पीऊंगा, पर मैं ध्यान रखूंगा। फिर महाराज आवाज देते हैं कि नाश्ता हो गया है। तो सभी अंदर आती हैं और वहाँ से खाना लेकर चली जाती हैं। जाते हुए जियोंग महाराज को घूर के जाती है। तो महाराज कहते हैं कि ये लड़की मुझे आंखें दिखा रही है। फिर महाराज अपने राजमंत्री को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कल रात जियोंग के साथ कुछ हुआ था। तो वो महाराज के करीब आते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपने मुख्य रसोई को। तो महाराज कहते हैं कि मुख्य रसोई को क्या। तो राजमंत्री कहते हैं कि आपने मुख्य रसोई को चूम लिया था। तो महाराज हैरानी से अपने होंठों पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैंने मुख्य राज रसोई को चूम लिया था। फिर महाराज को रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर उन्हें जियोंग की बातें और उसका चेहरा भी याद आने लगता है। महाराज कहते हैं कि अब ये क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई है। तो महाराज सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे बिहेव करूं जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं है तो क्या ये सही होगा। बल्कि नहीं, मुझे उसकी नाराजगी दूर करनी होगी, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। फिर खुद से कहते हैं कि अरे, मैं इस बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, मैं तो इस देश का राजा हूँ और जियोंग सिर्फ एक मुख्य राज्य रसोईया है। जितना इस बारे में मैं सोच रहा हूँ उतनी ही ये बात बेतुकी लग रही है। फिर वो राजमंत्री को देखते हैं जो नहीं देख रहे होते हैं। तो महाराज खुद को सीधा करते हुए सही से बैठ जाते हैं। फिर जियोंग को दिखाते हैं जो जाते हुए बातें कर रही होती है कि उसे तो याद भी नहीं है कि उसने क्या किया है। उसे क्या मैं कोई मजाक लगती हूँ। चलो मान लिया कि उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। माफी मांगने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बस। जियोंग अभी इतना कहती है कि खोंकिल की आवाज आती है। कहता है कि कोई परेशानी है क्या तुम बताओगी कि तुम अपने आप में क्यों बड़बड़ा रही हो। तो जियोंग कहती है कि कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो खोंकिल कहता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो जियोंग कहती है कि अगर पहचाना होता तो मैं तुमसे पूछती क्यों, तुम कोई नए बावर्ची तो नहीं लग रहे। तो खोंकिल अपने बाल खोलता है और कुछ करतब करके दिखाता है। तो जियोंग कहती है कि अच्छा, नाटक कंपनी। तो जियोंग कहती है कि खोंकिल। तो वह कहता है कि हाँ, और उस रात के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जियोंग कहती है कहीं तुम फिर से मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं करने आए। तो अब मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, देखो अब मैं मुख्य राज्य रसोईया हूँ। तो खोंकिल हंसने लगता है। जियोंग कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, आज मैं मजाक नहीं करूंगा। और जो लड़की उस दिन गिरी थी, क्या वो ठीक है। क्या नाम था उसका, खिलगम। फिर जियोंग को खिलगम की बातें याद आने लगती हैं कि जब मैं आपकी सामग्री लेकर आ रही थी तो मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं नीचे गिर गई और फिर एक आदमी मुझे धक्का देने वाले पर चिल्लाया और वह वहाँ से चला गया और मुझे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि खोंकिल था। तो जियोंग कहती है कि हाँ, अब खिलगम ठीक है। वैसे जिसने धक्का दिया था, क्या तुम उसे जानते हो। तो खोंकिल कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने महल की सेविका के कपड़े पहने हुए थे। तो जियोंग कहती है कि महल की सेविका, आखिर वो कौन हो सकती है। खोंकिल कहता है कि तुम खिलगम को समझा देना कि कुछ देर के लिए वो जरा संभल कर रहे। तो जियोंग कहती है कि ठीक है और खिलगम उस दिन की मदद के लिए शुक्रगुजार है। तो खोंकिल कहता है कि अरे कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो किसी और को ढूंढ रहा था और मेरी उस पर नजर पड़ गई। तो जियोंग कहती है कि किसे ढूंढ रहे थे तुम। तो खोंकिल कहता है कि तुम ना ही पूछो तो अच्छा है और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर खोंकिल अपनी कलाकारी दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। जियोंग कहती है कि ये पागल है क्या, ये जगह तो पागलों से भरी हुई है, पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि खोंकिल जियोंग को देख रहा होता है। खोंकिल के पास सियोल का कैचर होता है जिससे वो खिलगम को मारने वाली थी। खोंकिल के पास पहले से ही एक कवर मौजूद होता है। खोंकिल उस कवर के अंदर कैचर को डालता है तो वो फिक्स हो जाता है। फिर खोंकिल को अपने बाबा की सारी बातें याद आने लगती हैं, जो खोंकिल से कह रहे होते हैं कि महल के लोग तुम्हारी बहन को जबरदस्ती ले गए और वो जिंदा ही नहीं लौटी। उन्होंने कहा था कि वो महल में इसे अच्छे से रखेंगे, अच्छा खाने को देंगे, लेकिन उन्होंने ये क्या कर दिया। फिर खोंकिल अपनी बहन के हाथ में एक हेयर कैचर का कवर देखता है। खोंकिल कहता है कि मुझे पता है, अगर मैं तुम पर नजर रखूंगा तो मैं जल्द ही उस इंसान तक पहुंच जाऊंगा जिसने मेरी बहन को भी मारा था। फिर हमें चौथी शाही सगी को दिखाते हैं जो चियोल से पूछ रही होती है कि तुम्हें यकीन है ना कि वो सब कुछ करते हुए तुम्हें खोंकिल ने नहीं देखा था। तो चियोल कहती है कि जी सखी जी, आप इसके बारे में फिक्र मत करें। चौथी शाही सगी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खोंकिल उस डायन के प्रेम में पड़ गया हो। तो चियोल कहती है कि अगर उस कलाकार के दिल में डायन के लिए प्यार है तो वो बार बार बीच में आएगा। तो चौथी शाही सगी कहती है कि किसी को
काम में लगाओ और कौंगिल की सारी जानकारी निकालो। मुझे जानना है कि उसे इस टाइम में इतनी दिलचस्पी क्यों है। और कहती है कि राजमंत्री को मेरा पैगाम पहुंचा दें कि आज मैं अकेले महाराज से मिलना चाहती हूँ। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जिनके पास मुख्य शाही सचिव होते हैं। वो महाराज को सभी मंत्रियों के लिखे हुए खत देते हैं और कहते हैं कि महाराज इस पत्र में सभी मंत्री बहुत गंभीर हैं। सभी मंत्री टैक्स की वजह से बहुत परेशान होते हैं जो उन्हें दूसरे ममालिक को देने पड़ते हैं। तो वो महाराज से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जोशियों में हर चीज की बहुत कमी है तो हमें टैक्स को कम करना चाहिए। मुख्य शाही सचिव बताते हैं कि मिंट से भी मुख्यमंत्री आने वाले हैं और वो भी इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। तो महाराज कहते हैं कि पहले तो वो गैर कानूनी तौर पर हमसे ये सब कुछ लेते आए हैं तो अब क्या वो उसे कानूनी बनाना चाहते हैं? क्या वो जोशियों को लूटना चाहते हैं? महाराज मुख्य शाही सचिव से कहते हैं कि उनके मुख्य दूत कौन है, यानी कि वो इंसान जो इनसे ये सब कुछ लेने के लिए आएगा। तो मुख्य शाही सचिव बताते हैं कि अपने सम्राट के मंत्रियों के वो मुखिया है वो और उनका नाम है युगोन। तो महाराज गुस्से से चिल्लाते हैं कि युगोन 2 साल पहले मिन के एक आदमी ने जब दूध में लड़कियों को ले जाने से मना किया था तो उसकी मिन में वापसी पर इसी इंसान ने उसे सजा दी थी ना। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि जी हाँ। तो महाराज कहते हैं कि ये कैसी साजिश हो रही है, उसके जैसे मंत्री को मुखिया दूत बनाकर वो कैसे भेज सकते हैं और आखिर वो लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगवाओ। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि जी हाँ, हमारे जो आदमी वहाँ है वहाँ से कहकर पता लगवाता हूँ, वो जरूर इस बारे में पता कर लेंगे। तो मुख्य शाही सचिव महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज अगर आप बुरा ना माने तो क्या करें, खाना खाते हुए आपके और जियों के बीच में कुछ। तो महाराज बस उन्हें देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि क्षमा चाहता हूँ महाराज। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहिए। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि महाराज कल रात जब आप खाना खा रहे थे मुख्य शाही सखी के साथ तो आप दोनों के बीच ही कहकर वो उनको किस करने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि क्षमा कीजिए महाराज, चलिए अब हम चलते हैं। वो जाने लगते हैं तो महाराज उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि जरा वहीं रुकिए। फिर महाराज मुख्य शाही सचिव को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि कल रात को शायद मैंने ज्यादा ही पी ली थी और मैंने थोड़ी सी उस लड़की पर अपनी कृपा कर दी थी और मेरा शुक्र अदा करने के बजाय वो बदसूरत चेहरा लटका कर मेरे पास आ गई। मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगी। तो मुख्य शाही सचिव हंसने लगते हैं। तो महाराज कहते हैं क्या आप मुझ पर हंस रहे हैं। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि महाराज आप तो जानते ही है ना कि लड़कियां तोहफों से खुश हो जाती हैं। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि मैंने तो उस पर पहले से ही अपनी कृपा कर दी है, अब तुम कह रहे हो कि मुझे तोहफा भी दूं। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि लेकिन अगर उसका चेहरा ऐसे ही लटका रहा तो आपको बार बार देखने में तकलीफ भी होगी ना। तो महाराज कहते हैं कि बात भी सही है, तो फिर आप ही बताइए कि ऐसी लड़कियों को तोहफे में क्या देना चाहिए, रेशम, बिंदिया या मैं समझ गया एक अंगूठी। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि आप समझ नहीं रहे महाराज, हम लड़कियों को तोहफे में ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते। तो महाराज कहते हैं कि फिर मैं उसे क्या दूं। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि आप बताइए उसे क्या पसंद है, लड़की को जो पसंद होता है उसे वही देना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि मुझे कैसे पता होगा कि उसे क्या पसंद है। मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि इसीलिए तो कहते हैं कि लड़की को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जैसे राजमाता को गहने की बजाय किताबें पसंद है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी रानी को किताबों के बजाय गहने पसंद है। दोनों महिलाएं ही हैं लेकिन पसंद और नापसंद में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए आप तोहफे के बारे में थोड़ा सोचिए। तो महाराज सोचने लगते हैं और मुख्य शाही सचिव स्माइल करते हैं। फिर हमें महाराज को सभी मंत्रियों के साथ दिखाते हैं जो मिंट से आने वाले दूत के लोगों के स्वागत के बारे में पूछ रहे होते हैं और कहते हैं कि तैयारियां कैसी हैं। फिर सभी मंत्री एक एक करके अपनी की हुई तैयारी के बारे में महाराज को बताते हैं। फिर महाराज उनसे डांस हो यानी कि वो चीजें जो उनको दी जाएंगी उसके बारे में पूछते हैं कि उसकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इंसुहो महाराज को बताते हैं कि उनके लिए रेशम, थाल और चांदी तैयार की गई है जिसे वो अपने साथ लेकर जाएंगे। तो महाराज कहते हैं कि क्या हम उन्हें 200 वॉन चांदी देंगे। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि महाराज इतना ही नहीं बल्कि उन्हें छोड़ने जाने के लिए हमें 60 लोग भी चाहिए, इससे तो आधा राज्य ही हमारा खाली हो जाएगा। दूसरे मंत्री कहते हैं कि महाराज मिंग के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए हमें इतना तो करना पड़ेगा। कुछ मंत्री यहाँ पर कहते हैं कि इतना कुछ हमें नहीं देना चाहिए, पिछली बार भी दूध में हमने इतना कुछ नहीं दिया था। तो कुछ मंत्री कहते हैं कि पहले वाला मुख्य दूध इतना लालची नहीं था लेकिन इस बार जो मुख्य दूध है वो बहुत ज्यादा लालची है महाराज। अगर ज्यादा हुआ तो हम उसे कम तो कर सकते हैं लेकिन अगर कम हुआ तो फिर उसकी भरपाई हम बहुत मुश्किल से करेंगे। फिर बाकी मंत्री भी कहते हैं कि ये सही कह रहे हैं, हमें अपनी तैयारियां ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि दूध में उनकी मांग क्या होगी। तो महाराज गुस्से से चिल्लाते हैं कि बस करें, ये सब कुछ हमारी
जनता की खून पसीने की कमाई से बनता है और आप लोगों को मिंग से आए हुए दूध को खुश करना है। अपने राज्य को बचाने के लिए किसी के पास भी कोई ठोस वजह नहीं है और आपने सोना और चांदी इसलिए तैयार की क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्या मांगेंगे। और फिर आप लोग कहते हैं कि आप अपनी जनता के लिए काम करते हैं। और ऐसा सब कुछ सोचने के बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोगों की भलाई की बातें हैं। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज, इन सब के लिए हमें हर तरह से सोचना पड़ता है। तो महाराज कहते हैं कि मिंग से आए हुए दूध में जो लोगों को दिया जाएगा वो जोशियों का होगा, इसलिए रेशम और चांदी की मिकदार को कम किया जाए और उनके आने के लिए जिन चीजों का बंदोबस्त किया जा रहा है उसे निचले दर्जे में ही रखा जाए। तो सभी मंत्री कहते हैं कि जी महाराज, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। और यहीं पर हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।